हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। क्या आखिरकार हमारे मैग्नेटिज्म क्या है, और ये हमारा अगला चैप्टर है, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 5। तो मैग्नेटिज्म के पहले हम लोग का एक टर्म आता है मैग्नेट। तो मैग्नेट बेसिकली हम किसे बुलाते हैं? तो इट इज अ पीस ऑफ सब्सटेंस which possesses property of attracting small pieces of iron towards it। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेट। तो मैग्नेट हम किसको बुलाते हैं? तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारे आयरन पीस को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? मैग्नेट बुलाएंगे। अब आपके मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरल मैग्नेट्स और एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स कहाँ होते हैं? जो ओर्स में आपके पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मतलब हमारे मैन मेड मैग्नेट्स। स्टार्टिंग में जस्ट आपका एक क्विक रिवीजन है जो आप पहले से जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये सब पोर्शन आपका सिलेबस से एक तरीके का जो आपका स्टार्टिंग का जो इंट्रो पोर्शन है, बस ये इंट्रो है। और आपके पास रिवाइज सिलेबस भी है कि आपका रिवाइज सिलेबस क्या है। अब हम बात करते हैं तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की, कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये पता है पहला प्रॉपर्टी कि मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ अ bar magnet is cut into small pieces, then also two poles will exist। मतलब कि बार मैग्नेट को जो हम छोटे पीसेस में कट करेंगे तब भी हमारे पास दो पोल्स होंगे ही होंगे। मतलब ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होता है जहां पे आपका एक सिंगल पोल हो जो कि आपका इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स मेटल्स। ये सारे पॉइंटर्स आपने पढ़ा, बस मैं इनको एक बार बस रिकैप्चुलेशन करा रहा हूं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। सो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होता है? तो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड will point towards the south pole of earth and vice versa। इसका दूसरा पॉइंट मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में बेसिकली आपका क्या हो गया कि आपका जो साउथ, किसी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में, तो अगर आपको पता करना है कि मैग्नेट का कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है और आपके पास दूसरा मैग्नेट नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड करोगे। तो जब आपको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो साउथ पोल विल फेस टुवर्ड्स द, मतलब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विल फेस टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। और इसी प्रॉपर्टी पे आपका मैग्नेटिक कंपास एक्ट करता है। Magnetic compass acts on which property of magnet? So magnetic compass acts on directional property of magnet।
तो ये था हमारा बस रिवीजन पार्ट मैग्नेट का, ठीक है। अब हमारा जो अगला इसमें कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका बेसिकली होता क्या है अगर देखा जाए तो मान लो कि आपका कोई एक, ये बेसिकली जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब कैसे कि आपका कोई भी आपका एक बॉडी है जिसको आपको मैग्नेट में चेंज करना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे अलाइन है, साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे अलाइन है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से आपका अलाइनमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे वो बॉडी, कि वो बॉडी जो हमारा है दैट बॉडी इज अनमैग्नेटाइज्ड, मतलब कि वो बॉडी हमारा मैग्नेटाइज नहीं है। लेकिन अगर जब हम किसी मैग्नेट को उसके पास लेकर के आएंगे तो फिर क्या होगा, वो बॉडी हमारा, इफ अ मैग्नेट is brought near to the body, तो the body will magnetize, that means हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी हमारा मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज होने के बाद बॉडी पे अगर हम उसका मॉलिक्यूलर थ्योरी देखें तो वो हमारा मैग्नेटाइज के बाद हमारा कैसा होगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ। तो दैट मीन्स जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ पोल्स, ये हमारा क्या हो गया, इट इज इन सेम डायरेक्शन। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। अब यहां पे अगर आपको निकालना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैग्नेटिक मोमेंट इस मैग्नेट का क्या होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 2ml के इक्वल होगा। जहां पे हमारा m क्या होगा, तो स्मॉल m विल बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट and 2l will be the distance between the poles। तो यहां पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, विच इज कैपिटल एम, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2ml, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखते हो दैट कैपिटल M इज इक्वल टू m क्रॉस 2l, वेयर स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स, या फिर इन दोनों के बीच का, जैसे मान लो कि आपका साउथ पोल है आपका नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच में आपका डिस्टेंस क्या होगा, सो डिस्टेंस विल बी 2l एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ विल बी स्मॉल m। तो ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, तो इट इज द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट। हमेशा बार लिखना जरूरी होता है बिकॉज अब बार मैग्नेट की बात करते हो, हॉर्सशू मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनकी बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट हमारा फ्रीली अवेलेबल मैग्नेट होता है। तो स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर when another body is brought near to it, experiences a force of
अट्रैक्शन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि हमारा यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है, वी हैव अ बार मैग्नेट। सो इसके आसपास का जो स्पेस होगा जहां पे हम अगर किसी भी बॉडी को लेकर के आएंगे, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट properties of magnetic field. That what is the property of magnetic field? So पहला property, field lines always originate from north pole and enters into south pole. दूसरा point, no two field lines will intersect each other. क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, और जब आपका दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? तो नहीं, वो हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, tangent at any point to the magnetic field lines gives us the direction of magnetic intensity। अब इस पॉइंट का मतलब हमारा क्या हो गया बेसिकली? सो इसका मतलब बेसिकली हमारा क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, सर्कुलर है, मान लो कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मतलब हमारा टैंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सो दिस टैंजेंट drawn will gives us the direction of magnetic intensity। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड के आखिरकार हमारे प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आखिरकार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन आपके दो तरीके से होता है। एक होता है आपका किसका, तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब पैरेलल लाइंस आपके ड्रॉ हो गए, या फिर डॉट्स, ये सब किसका है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर क्रॉस। अब यहां पे देखिएगा तो मैंने डॉट और क्रॉस बनाया है, तो इसका मतलब भी होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है या आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट कर रहा है। तो एंट्रिंग और एग्जिट के बेसिकली यूज के लिए हम लोग डॉट और क्रॉस का शो करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस हमारे एक दूसरे के पैरेलल ना हो। तो इनमें आप देखोगे कि लाइंस हमारे पैरेलल नहीं है, तो ये हमारा क्या बताएगा, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आखिरकार जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है।
तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका बेसिकली कुछ याद आ रहा है, ये आपका अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर आप देखोगे तो वहां आपका क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम इसको डिफाइन के टर्म्स में करेंगे तो इसके फॉर्मूले में हमारा थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल। यहां पे आपका यूनिट नॉर्थ पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अब अगर मैं यूनिट नॉर्थ पोल की बात करूंगा तो अगर मैं मान ले रहा हूं कि M1 हमारा साउथ पोल है और M2 हमारा नॉर्थ पोल है, एंड नॉर्थ पोल इज यूनिट, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ M2 इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका। अब अगर इसको हम निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, कि अगर कोई चार्ज हमारा मूव कर रहा है तो उस टर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा दैट F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो F अपॉन QV साइन थीटा इज इक्वल टू B। तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इट विल बी F अपॉन QV साइन थीटा। तीसरा होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स के टर्म में हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्लक्स के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कितना है, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए अपॉन एरिया। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तीन फॉर्मूले। एक फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट M अपॉन R इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। दूसरा हो गया B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा। और तीसरा हमारा इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स हो गया दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग का, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि आपका वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक डाइपोल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, Q की जगह बस M इंटू 2L हो जाएगा। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क पढ़ूंगा तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क हमने क्या पढ़ा था, दैट टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। तो टाउ अपॉन m साइन थीटा इज इक्वल टू d। हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। ये सब बेसिकली था हमारा पिछले जो चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स में जो भी हमने पढ़ा था उन सब के साथ सिमिलरिटी, और एक तरीके का आपने जो पहले टर्म पढ़ा है तो उसका हमारा रिवीजन। अब हम निकालते हैं वर्क डन। तो अगला कॉन्सेप्ट है वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल in a magnetic field। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेट है, तो यहाँ पे वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल
in a uniform magnetic field. तो सबसे पहले अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो वो कुछ ना कुछ हमारा टॉर्क एग्जर्ट करेगा अगर वो मूव करेगा, टाउ विच इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके बीच में हमारा एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस हमारा 2L का है और इसका हमारा रोटेशन हो रहा है और हमें यही वर्क डन निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब ये हमारा जब रोटेट करेगा तो रोटेशन में ये स्मॉल एंगल से रोटेट करेगा, तो इट विल रोटेट बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था कि वहां पे जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था तो वो भी आपका स्मॉल थीटा, स्मॉल डी थीटा एंगल से टर्न किया था, तो यहाँ पे भी जब आपने बार मैग्नेट को रखा तो वो भी आपका क्या हुआ, स्मॉल एंगल डी थीटा से हमारा वो टर्न हुआ। तो दैट मीन्स स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो dw इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा। m और b हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो एम बी θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हमारा क्या होता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा हमारा होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट w इज इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, दिख रहा है, हाँ, फ्रॉम θ1 टू θ2। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला हमें बेसिकली क्या मिला, w इज इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो w इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ2 और प्लस कॉस θ1, रीअरेंज कर देंगे टर्म को, तो w इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्क डन हो गया। अब इसी वर्क डन से अगर अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी U। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो θ1 की वैल्यू 90 डिग्रीज और θ2 की वैल्यू आप थीटा के टर्म में छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हमारा एक एंगल थीटा में रहेगा और दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्रीज पे होगा। अब 90 डिग्रीज पे भी रखने का एक आपका सिंपल रीजन है, क्योंकि हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो जब हम उसको रोटेट करेंगे तो डाइपोल एक ऐसा कंडीशन आएगा हमारा कि तो फिर हमारा वर्क डन, जो हम वर्क डन अब कैलकुलेट करेंगे, तो w इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा फिर, w इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, जब आपका पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स जब आपका इंक्लिनेशन ऑफ डाइपोल एट 90 डिग्रीज होगा तब। अब इसमें आपके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस
बस आपको इसको एक बार बस देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन सब चीज़ों को पहले पढ़ा हुआ है। स्पेशल केसेस आपका क्या है, तो आपका पहला केस आता है कि जब आपका थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी आपका बचेगा। दूसरा केस, जब आपका थीटा 90 डिग्रीज हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा 0। तीसरा केस होता है कि थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्रीज होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ एम बी। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्पेशल केसेस हैं कैलकुलेटिंग द वर्क डन। ठीक है, थैंक यू क्लास।